राम राम साथियों, जय हिंद जय भारत। आज दोस्तों हम उस दुश्मन की बात करेंगे जो फौज में रहते हुए आप फेस करते हैं, उसकी नहीं, बट जो आपको रिटायरमेंट के बाद फेस करनी पड़ती है। हाँ दोस्तों, वो है आर्थिक संकट। जब आप रिटायरमेंट लेते हैं दोस्तों, तब ये आर्थिक संकट दबे पाव आते ही आपको परेशान करने के लिए। फौज में रहते हुए दोस्तों हम लोगों ने कभी भी अपना फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं किया। मैं खुद भी ये बोलता हूँ कि मैं जब फौज में था तब हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग ना के बराबर थी, और हमारे सीनियर्स ने भी हमें बहुत अच्छे से गाइड नहीं किया क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मशहूर वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बार कहा था दोस्तों कि दुनिया के 7 अजूबा है, बट उन्होंने एक चीज और कहा था कि इसके साथ एक और 8वां अजूबा है, वो है कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। जी हाँ दोस्तों, आर्म्ड फोर्सेस पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक वैसा ही जादू का डिब्बा है जिसमें आप इन्वेस्ट करके अपना आर्थिक संकट खत्म कर सकते हैं। तो आज का ये दोस्तों वीडियो हमारा आर्म्ड फोर्सेस पब्लिक प्रोविडेंट फंड पर होने वाला है। मैं एक एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको दिखाऊंगा कि आर्म्ड फोर्सेस पब्लिक प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्ट किया हुआ राशि कैसे आपको फाइनेंशियल लिटरेसी में हेल्प करेगा, आपको कैसे फाइनेंशियली स्टेबल करेगा ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स। तो आज का दोस्तों हमारा वीडियो अंत तक देखिएगा और देखिएगा कि क्यों एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये बात कही थी कि चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट 8वां अजूबा से कम नहीं है। एग्जाम्पल की तरह हम हर एक चीज, हर एक पहलू को आपको समझाएंगे इस वीडियो में। दोस्तों, एफपीपी वो पेड़ है जिसमें आप छोटी छोटी निवेश स्टार्टिंग में करेंगे, वो ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स आपको करोड़पति बनने में मदद करेगा। कैसे, वो हम कैलकुलेशन से आगे आपको दिखाएंगे। फिलहाल ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बता देता हूँ कि आर्म फोर्सेस पर्सनल प्रोविडेंट फंड में कुछ नॉमिनेशन करना पड़ता है। पहले आप जब आप अकाउंट खोलते हैं, आपकी जो सर्विस नंबर होती है आर्मी नेवी या एयरफोर्स में, वही आपकी एफपीपी अकाउंट नंबर रहती है। इसमें नॉमिनेशन मस्ट है दोस्तों, आप अपने फैमिली मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों, उसको नॉमिनेशन कैसे करना है उसके लिए आपको ऑफिसर कमांडिंग यूनिट के पास जाएंगे आप, एक फॉर्म होती है नॉमिनेशन की, वो टाइम पे आप नॉमिनेशन कर दीजिएगा, ताकि भविष्य में अगर गलती से भी कुछ होता है आपको तो नॉमिनेट किए हुए लोगों को धनराशि आराम से ट्रांसफर किया जा सकता है दोस्तों। इसमें कुछ और भी महत्वपूर्ण बातें हैं दोस्तों कि अगर आपने कोई लीगली अडॉप्ट बच्चे को अडॉप्ट किया है तो वो भी इस धनराशि का हकदार है। इनमें कौन कौन से लोग हकदार नहीं है? मान लीजिए आपकी बेटी है, उसकी शादी हो गई है, आपका एक मेजर सन है, उसको वो नहीं, आपका कोई बेटा हुआ है जिसको आपने लीगली किसी और को दान कर दिया है, ये लोग उसमें एलिजिबल नहीं है धनराशि। तो दोस्तों, पहले हमने देखा नॉमिनेशन रूल्स। नॉमिनेशन करने की जरूरत है कि खुदा ना खास्ता अगर आपको कुछ होती है तो आपको फैमिली मेंबर्स को वो आपकी जमा की हुई धनराशि एपीपी की मिलने में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए नॉमिनेशन बहुत रिक्वायर्ड है। दूसरी दोस्तों, जो सब्सक्रिप्शन है एपीपी की, वो 1 ईयर ऑफ सर्विस के बाद शुरू होती है। पहले ईयर में आपका कोई सब्सक्रिप्शन नहीं हो सकता है, ये एज पर रूल्स है। थर्ड है दोस्तों, जिससे कि गवर्नमेंट के रूल से मिनिमम 6% ऑफ बेसिक एम्यूनिमेंट्स, जो कि आपका बेसिक प्लस डीए प्लस एमएसपी, इसके 6% आप मिनिमम सब्सक्रिप्शन आपको एपीपी में करना ही है। तीसरी चीज दोस्तों, आपको चेंज इन सब्सक्रिप्शन करना है तो आप कर सकते हैं, साल में 2 बार आप इसको इंक्रीज कर सकते हैं और एक बार आप डिक्रीज कर सकते हैं, ये अलाउड है आपको। और ये जितना भी अमाउंट आप जो करेंगे दोस्तों, ये होल नंबर्स में होना चाहिए, मतलब फ्रैक्शन ऑफ रुपीज में नहीं होना चाहिए। आपकी सब्सक्रिप्शन कब बंद हो सकती है दोस्तों? जब आप गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं रहेंगे या आप डिफेंस से आप रिटायर होंगे, उसके 3 मंथ पहले आपकी सब्सक्रिप्शन बंद होती है। इंटरेस्ट ऑन एपीपी दोस्तों, हर क्वार्टर में गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आता है इंटरेस्ट रेट का, क्वार्टरली इसकी इंटरेस्ट डिक्लेयर होती है एपीपी की। एज ऑफ नाउ 7.1% है और ये काफी दिनों से स्थायी है, इतना ही चल रहा है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों, मैक्सिमम लिमिट जो आप इसमें जमा कर सकते हैं वो आप 100% ऑफ बेसिक प्लस डीए प्लस एमएसपी कर सकते हैं। बट अपर कैप का एक लिमिट डाला हुआ है। 2024-25 में गवर्नमेंट ने एक रूल लाया था कि 5 लाख के ऊपर आप जो भी अमाउंट जमा करेंगे उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो अपर लिमिट 5 लाख है और लोअर लिमिट है दोस्तों 6% ऑफ योर बेसिक एम्यूनिमेंट्स। ये गवर्नमेंट ने फिट किया है, ये आपको हर साल जमा करते रहना है। उसके बाद दोस्तों, अगर आप देखा जाए कि इसके टैक्स के रूल्स क्या है दोस्तों, तो एज पर इनकम टैक्स रूल्स सेक्शन 10 सबसेक्शन 11, इनकम टैक्स रूल्स सेक्शन 10 सबसेक्शन 12, उसके तहत इसमें जो भी आपकी इंटरेस्ट अर्न होगी वो ट्रिपल ई मतलब एंट्री टाइम एग्जिट या फिर विड्रॉल का टाइम या फिर आप जो भी पैसा आप जमा करेंगे वो सारा इंटरेस्ट फ्री है। तो इसमें किसी भी तरह से कोई टैक्स फ्री है, मतलब किसी भी तरह से आप इस पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा। चाहे आपका 15 ईयर्स के बाद आप मेच्योरिटी अमाउंट निकाले या पार्ट विड्रॉल निकाले या डिपॉजिट लगाए, कभी भी इसमें कोई टैक्स नहीं लगने वाली है। तो आप दोस्तों आइए हम देखते हैं डिफरेंट केसेस के द्वारा
कि क्या क्या केस में क्या क्या अमाउंट जमा करने पे टोटल वैल्यूएशन कितना होता है और कंपाउंड इंटरेस्ट का एक्चुअल इफेक्ट्स कब देखने में मिलता है, वो हम देखते हैं एग्जाम्पल की तरह। तो आप दोस्तों हम अलग अलग केस स्टडी से समझेंगे कि क्यों एपीपी फंड में पैसे डिपॉजिट करना फायदेमंद है। तो पहला केस स्टडी हमने लिया है दोस्तों, लीडिंग नायक या कॉर्पोरल रैंक, जो जूनियर मोस्ट रैंक होते हैं, जूनियर रैंक होते हैं अक्रॉस थ्री फोर्सेस, विक्रम खेत्रपाल जी का। तो विक्रम खेत्रपाल जी ने बोला कि मैं ज्यादा डिपॉजिट नहीं करूंगा, मैं ईयरली 120,000 या मंथली 10,000 रुपीज में इसमें आर्म फोर्स पब्लिक प्रोविडेंट फंड में कटवाऊंगा। तो आप टेबल में देख सकते हैं दोस्तों, अगर वो मंथली 10,000 रुपीज डिपॉजिट करते हैं तो एट द एंड ऑफ 15 ईयर्स उनकी टोटल अमाउंट जो उनको मिलती है धनराशि वो है 31,56,679 रुपीज। ये दोस्तों एट द एंड ऑफ 15 ईयर्स मिलती है, जो कि एक हेल्दी अमाउंट है। एक छोटा सा अमाउंट 10,000 रुपीज अगर आप मंथली डिपॉजिट करेंगे इस फंड में तो देखिए आपको कितना पैसा मिलता है। और अगर उस टेबल को आप ध्यान से देखें दोस्तों, तो 10th 11th या 12th ईयर में जितने पैसे आप डिपॉजिट करते हैं उससे ज्यादा आपको इंटरेस्ट अर्न होना शुरू होती है। इसलिए इस फंड में अर्ली इन्वेस्ट करना है और लंबे समय तक लगाना है अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट का मैजिक देखना चाहते हैं तो। दूसरी चीज दोस्तों, खेत्रपाल जी ने बोला कि ठीक है मैं 10,000 तो डिपॉजिट करता हूं, बट हर साल मुझे एक इंक्रीमेंट लगती है, जैसे आर्मी नेवी एयरफोर्स में लगती है, तो मैं वो इंक्रीमेंट को भी इसमें ऐड कर देता हूं। मुझे उसकी जरूरत है नहीं, क्योंकि आपको पता है आर्म फोर्सेस में सब कुछ आपको मिलता ही है, कपड़ा, पैसा, सब कुछ। मतलब आप चाहे तो काफी बचत कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी खुद एक्स नेवी हूं तो मैं ये चीज समझ सकता हूं। तो उन्होंने 3% जो आपकी उनकी इंक्रीमेंट है उन्होंने फंड में डाइवर्ट कर दिया। तो जब उन्होंने 3% एनुअल इंक्रीमेंट करके जब अपने फंड में डिपॉजिट किया, तब उनको अमाउंट कितना मिलता है दोस्तों? तब उनको अमाउंट मिलती है 38,36,663 रुपीज दोस्तों। एक 3% का छोटा सा इंक्रीमेंट करके जब वो डिपॉजिट करते हैं तो देखिए अराउंड 7 लाख का डिफरेंस हो जा रहा है। तो ये था नायक ये खेत्रपाल जी का, जो कि 15 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट करते हैं छोटा सा अमाउंट। तो फिर आप देख रहे हैं कि कॉपस अमाउंट उनका जमा हो जाता है और एंड के 4-5 ईयर्स में काफी इंटरेस्ट उनको जमा की हुई राशि पे मिलती है। इसलिए इस फंड को लंबे समय तक चलाना बहुत जरूरी है। तो ये छोटा सा एग्जाम्पल दिया दोस्तों खेत्रपाल जी का। दोस्तों हमने देखा जब खेत्रपाल जी ने 3% का एनुअल इंक्रीमेंट किया तो टोटल अमाउंट जो उन्होंने इन्वेस्ट किया था अपने फंड में वो थी 22,92,870 रुपीज, 870 रुपीज। और उनको टोटल इंटरेस्ट जो अर्न हुई वो 15,43,793 रुपीज। फाइनल मैच्योरिटी उनकी अराउंड 38,36,663 रुपीज हुई थी दोस्तों। इसमें अगर आप देखें दोस्तों तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जो मैजिकल कंपाउंडिंग चीज का है, वो आपने देखा कि 15th ईयर तक जो आप उन्होंने एनुअल इंटरेस्ट अर्न किया था, आप टेबल में देख सकते हैं, वो 2.56 थी, 2.56 लाख थी, जो कि 15 ईयर में उनको इंटरेस्ट मिल रही थी। और वो डिपॉजिट कितना कर रहे थे? 1.81 लाख। और ये जो डिफरेंस बिटवीन डिपॉजिटेड और इंटरेस्ट अर्न, वो गैप कम होते जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ इयर्स। अराउंड 11th और 12th ईयर के बाद इंटरेस्ट अर्न उसको ओवरटेक करती है। तो एक छोटा सा उन्होंने इनिशिएटिव लिया दोस्तों कि पहले मैं 10,000 रुपये जमा करता हूं तब मेरे की अमाउंट होती है। फिर उन्होंने 3% की एनुअल इंक्रीमेंट की और फिर उन्होंने देखा कि मुझे 3% की जस्ट छोटी सी एनुअल इंक्रीमेंट करने से उनको अराउंड 7-8 लाख की एंड में उनको फायदा होती है। तो एक दोस्तों एक छोटा सा एग्जाम्पल था जिसके तहत मैंने समझाया कि क्यों करना चाहिए। अब दोस्तों खेत्रपाल जी ने सोचा कि ठीक है इंक्रीमेंट मिलती है, बट इंक्रीमेंट के अलावा मुझे डीए भी मिलती है हर साल 2 बार, तो क्यों ना 3% के अलावा मैं 5% इंक्रीमेंट कर दूं या 10% इंक्रीमेंट कर दूं। तो मान लीजिए दोस्तों खेत्रपाल जी ने अगर ये इंक्रीमेंट 3% के बजाय 5% कर दी, तब उनको कितनी अमाउंट फाइनल मेच्योरिटी अमाउंट होती है? तब दोस्तों उनको फाइनल मेच्योरिटी अमाउंट 43,89,663 रुपीज मिलती है। अगर यही इंक्रीमेंट अगर वो हर साल 10% कर दे तब उनको कितनी मिलेगी दोस्तों? तब उनको 62,81,878 रुपीज मिलेगी। कहने के दोस्तों मतलब जितना ज्यादा अमाउंट आप जमा करते हैं उस पर इंटरेस्ट अर्न बढ़ती जाती है और ओवर अ पीरियड ऑफ इयर्स आप कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का मैजिक देख सकते हैं। तो उन्होंने जब 3% इंक्रीज किया तो उनको 38 लाख मिली थी, जब 5% इंक्रीमेंट किया तब उन्हें 43 लाख मिली, जब उन्होंने 10% इंक्रीमेंट किया तब 62,81,000 रुपीज मिली। तो कहने का मतलब दोस्तों जो अमाउंट इन्वेस्टेड है और जो इंटरेस्ट अर्न है उसका डिफरेंस धीरे धीरे बढ़ते जाता है। तो ये है दोस्तों मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग जो खेत्रपाल जी ने अपने केस में इनिशिएटिव लेकर उन्होंने किया। और उन्होंने, मैं ये सारे जवानों भाई को भी बोलना चाहूंगा कि हर साल आपको एक इंक्रीमेंट मिलती है, प्लस 2 बार डीए इंक्रीमेंट होता है, डीए की वजह से भी बढ़ती है।
तो आप अगर 10% ना करके अराउंड 6 to 7% का भी इंक्रीमेंट अपने फंड में इंक्रीज करते हैं तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। और मेरी तरफ से ये रिकमेंडेड भी है कि हर साल आप इंक्रीज करें, जब भी आपका डीए बढ़ता है या जब भी आपका इंक्रीमेंट लगता है, तब ये मस्ट है कि आपको करना चाहिए। अब दोस्तों दूसरी केस क्या है दोस्तों, कि मान लीजिए क्षेत्रपाल ने 5 साल सर्विस कर ली है। तो 5 साल सर्विस करने के बाद वो मान लीजिए एक सीनियर रैंक में प्रमोट हो जाते हैं, लांस नायक वगैरह पे प्रमोट हो जाते हैं, या फौज में नेवी में लीडिंग के रैंक पे प्रमोट हो जाते हैं। और इनिशियली मान लीजिए उन्होंने किसी ने गाइड नहीं किया, और फॉर एग्जाम्पल उनका बेसिक है 30,000 रुपीज, और 30,000 रुपीज उनकी बेसिक है, तो उस पर एमएसपी 5,200 रुपीज जवान को जो मिलता है मिलेगा उनको। तो उनकी बाकी में डीए हुए कुछ ऐड नहीं कर रहा, तो उनको टोटल एमिलिमेंट्स होगी 35,200 रुपीज। तो एज पर रूल दोस्तों 6% रूल, उनको मिनिमम कितना जमा करना था 800 रुपीज, पर मैक्सिमम कितना जमा कर सकते हैं 35,200 रुपीज। अब मैंने इसमें डीए भी हटा दिया है, प्लस कुछ अलाउंसेस भी होती है, सी अलाउंस होती है, फील्ड अलाउंस होती है, हाई ऑल्टीट्यूड अलाउंस होती है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस होती है, बहुत सारे अलाउंसेस हैं जिसके अलावा भी आपके पैसे बचेंगे। तो अभी हम समझेंगे कि दोस्तों इस अमाउंट को अगर वो जमा करेंगे तो उनको क्या पैसे मिलेंगे, तो आइए समझते हैं टेबल के हिसाब से। तो दोस्तों हमने देखा लीडिंग रैंक पे या लास्ट रैंक पे क्षेत्रपाल जी का बेसिक 30,000 हो गया, उनका टोटल एलिमेंट्स 35,200 ही हमने कैलकुलेट किया है, हालांकि इसमें बहुत ज्यादा और पैसे भी है। तो मान लीजिए 100% परमिसिबल अमाउंट उनको है, आप फंड में कटा सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल 35,200 अगर वो पर मंथ डिपॉजिट करते हैं अपने फंड में, तो एनुअली वो होता है 4,22,400 रुपीज, जो कि 5 लाख के सीलिंग से कम है। तो इस केस में दोस्तों अगर क्षेत्रपाल जी ने अपना पूरा पैसा जो 35,200 जो अमाउंट है मंथली, अगर वो पूरा पैसा है वो फंड में डिपॉजिट करते हैं, तो उनको 15 ईयर्स के बाद दोस्तों कितना पैसा मिलेगा, आइए देखते टेबल में। तो 15 ईयर्स के बाद दोस्तों को मिलेगा 1,11,07,991। तो ये है टोटल अमाउंट जो उनको मिलेगी दोस्तों, जो कि बहुत ही एक हेल्दी अमाउंट है आपको फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए रिटायरमेंट के बाद। तो जैसे जैसे देखा दोस्तों ज्यादा अमाउंट कर रहे हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट का भी उनको ज्यादा मिल रहा है। और ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर जब फिर से वही टिपिंग पॉइंट उनकी आती है 12th ईयर में, आप देखेंगे या 11th ईयर में आप देखिए, जब वो 4,22,400 रुपीज डिपॉजिट करते हैं, उनको इंटरेस्ट अर्न होता है 4,48,579 रुपीज। तो 11th ईयर के बाद जो आप डिपॉजिट करते हैं उससे ज्यादा इंटरेस्ट अर्न करते हैं। और 15th ईयर में आप जाते जाते देखिए दोस्तों, वो 4,22,400 ही डिपॉजिट करते हैं, बट उनको इंटरेस्ट कितनी मिलती है 7,23,000, ऑलमोस्ट डबल। तो ये दोस्तों एक छोटा सा चार्ट मैंने बना के दिया कि जैसे ज्यादा अमाउंट आप लोग जब डिपॉजिट करते हैं तो ओवरऑल कॉर्पस अमाउंट कितना होता है आपका 1,11,00,000। ये क्षेत्रपाल के जीके जब वो लीडिंग रैंक पे है, जब आपकी थोड़ा पे तो और बेहतर हो जाती है, तब मैं वही रिकमेंड करना चाहता हूँ इस चार्ट के हिसाब से कि आपको ज्यादा डिपॉजिट करना चाहिए। तो क्षेत्रपाल ने सोचा कि अगर गवर्नमेंट ने 5 लाख की कैपिंग की है तो क्यों ना मैं 5 लाख का जो टोटल अमाउंट है उतना अमाउंट मैं डिपॉजिट कर दूं अपने फंड में, ताकि मुझे बाद में मेरी फाइनेंशियल फ्रीडम अच्छी रहे। तो मान लीजिए दोस्तों अगर वो 5 लाख की अमाउंट जो है वो अगर ब्रेक डाउन करे 12 मंथ्स में, तो वो कुछ 46,000 कुछ आती है। तो 5 लाख की अमाउंट वो दोस्तों 15 साल तक जमा करते हैं, मतलब 5 लाख ईयरली, मतलब 46,000 कुछ पर मंथ होती है। तो उन्होंने बोला कि मैं ये पूरा फायदा उठाऊंगा, मुझे समझ में आ गया है कंपाउंड इंटरेस्ट का मैजिक, और मैं पूरा अमाउंट डिपॉजिट करूंगा। तो वो 5 लाख रुपीज पर ईयरली वो जमा करते हैं उसमें, तब उनको 15 ईयर्स में कितना पैसा मिलता है दोस्तों 1,31,48,000, जो कि बहुत ही अच्छा अमाउंट है दोस्तों। कहने का मतलब है दोस्तों कि उन्होंने देखा कि जो गवर्नमेंट की कैपिंग है मैं उसका पूरा फायदा उठाता हूँ, मैं उतना पैसा ही डिपॉजिट करूंगा। अभी इस पे कमीशन भी आने वाले है दोस्तों, आप लोगों सभी का पे और भी बढ़ने वाला है। तो जिन लोगों ने ये शुरुआत नहीं की है वो उनको मैं ये रिकमेंड करूंगा, सलाह दूंगा, एज ए सीनियर गाइड करना चाहता हूं कि प्लीज फंड में अपना पैसा इंक्रीज कीजिए और उसके कंपाउंड इंटरेस्ट का देखिए कैसे ये ग्रो करता है। तो कुछ चीजें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जिस पे आपको ध्यान देना चाहिए दोस्तों, जब वो 5 लाख रुपीज करके इन्वेस्ट किए तो उन्होंने टोटल 75 लाख रुपीज इन्वेस्ट किया ओवर 15 ईयर्स में, और उनको इंटरेस्ट कितना हुआ दोस्तों 61,93,000 का उनको इंटरेस्ट अर्न हुआ। तो फाइनल अमाउंट उनको अप्रोक्स 1.37 करोड़ मिला था, जो कि बहुत ही हेल्दी अमाउंट है। अगेन जब स्टार्टिंग में क्षेत्रपाल जी ने बैलेंस 10,000 रुपया इन्वेस्ट किया तो उनको 32 लाख रुपया मिलता है 15 साल के बाद, और टैक्स 100% टैक्स फ्री है। लेकिन जब अगर वो
41,666 डिपॉजिट करते हैं, जो कि अराउंड 5 लाख रुपीज है पर मंथ, पर ईयर, तो उनको 1.37 करोड़ मिलती है दोस्तों। तो वो एक बैलेंस अप्रोच ले सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप पूरा अमाउंट फंड में ही जमा कर दें, कुछ घर के खर्चों के लिए रखें। बट मैं ये देखा हूँ कि इनिशियल स्टेजेस में जो नए रंगरूट आते हैं, हाथ में ज्यादा पैसे आने से ज्यादा खर्च होती है, आपकी लाइबिलिटीज कम होती है। तो अगर आप एक फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ चलेंगे तो इनिशियल स्टेजेस में आपको मैक्सिमम पैसा इसमें डिपॉजिट करना चाहिए। क्यों? एक बार आप इस फंड में बहुत ज्यादा पैसा आप डिपॉजिट कर देते हैं, फिर उसकी जो कंपाउंड इंटरेस्ट से ही वो ग्रो करता रहता है। तो इनिशियली इसमें आप मैक्सिमम कटवाइए, बाद में आपको जरूरत होगी, शादी हो गई, कुछ जरूरतें बढ़ गई, तो आप उस अमाउंट को कम कर दीजिए, फिर आप देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट अपना काम खुद ही करता रहेगा। तो कुछ की ऑब्जर्वेशन है दोस्तों। अब दोस्तों हम वीडियो के उस पार्ट में आए जहां हम अपने सुपर सीनियर्स के बारे में सलाह देंगे। मान लीजिए खेत्रपाल जी ने इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया, जो भी इन्वेस्टमेंट को करना था। अब खेतवाल डिसाइड करते हैं कि मैं 20 ईयर्स में रिटायरमेंट नहीं लूंगा या 15 ईयर्स में रिटायरमेंट नहीं लूंगा, मैं अपनी कंप्लीट सर्विस कंप्लीट करूंगा 58 ईयर्स। तो मान लीजिए खेत्रपाल जी 58 ईयर्स तक सर्विस करते हैं, और वही अमाउंट जो 35,200 की अमाउंट है वो दोस्तों, वो आप कंप्लीट करते हैं 58 ईयर्स तक। जो लीडिंग में जो उनकी बेसिक बन के गई थी 35,200, वही चीज दोस्तों वो बोलते हैं कि मैं 58 ईयर्स तक यही अमाउंट कंटिन्यू करूंगा, ना मैं इसमें बढ़ाऊंगा ना करूंगा। घर के खर्चे हैं, क्योंकि 20 ईयर्स के बाद फिर उनकी शादी हो जाती है, बच्चे हैं, एजुकेशन है। तो दोस्तों अगर वही अमाउंट वो कंटिन्यू करते हैं तो उनको 58 ईयर्स के एज में जो अमाउंट मिलेगी वो है दोस्तों 6,19,75,083 रुपीज दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, 6,19,75,083 रुपीज। अब इसमें आप दोस्तों देखेंगे अराउंड 14-15 ईयर का कैलकुलेशन तो हमने ऑलरेडी दिखाया था कि जब वो 35,200 करते तो उनको 1 करोड़ 11 लाख मिलती है। उसके बाद दोस्तों देखिए इन्वेस्टमेंट का कंपैरिजन में, रेशियो में देखिए इंटरेस्ट कितना उनको अर्न होता है। जस्ट आप टेबल पर ध्यान से देखिएगा, 4,22,400 उनका फिक्स है, उनका डिपॉजिट हर साल डिपॉजिट करते हैं, और इंटरेस्ट देखिए अराउंड 12-13 ईयर्स से वो ओवरटेक करती है। और फाइनली जाते जाते दोस्तों देखिए मतलब कि इंटरेस्ट हमको कितना ज्यादा अर्न होता है। जब वो लास्ट का आप 58th ईयर में अगर आप देखेंगे दोस्तों, मतलब 35 ईयर्स के लिए उन्होंने इन्वेस्ट किया, मान लीजिए 58 ईयर में जब रिटायरमेंट होते हैं, तो अब देखिए दोस्तों उनको 40 लाख इंटरेस्ट ही मिल रहा है। उनको 40 लाख रुपीज डिपॉजिट कितना कर रहे हैं, 4,22,000, उनको इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 40,95,000 रुपीज दोस्तों। ये चीज पर आप ध्यान दीजिएगा जो भी सुपर सीनियर्स है, कि फंड में आप जब पैसा कटाते हैं इनिशियली 10 ईयर तक जितना आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसके कंपैरिजन में ही आपको इंटरेस्ट मिलती है। पर 11th और 12th ईयर टिपिंग पॉइंट होती है, जहां पर आपका इंटरेस्ट अर्न आपके इन्वेस्टेड अमाउंट को ओवरटेक करता है। और उस चार्ट में आप देखिए दोस्तों क्लियरली आप कितना कम पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन आपको जो इंटरेस्ट अर्न हो रही है वो कितना, लगभग डबल 14 ईयर्स के बाद से दोस्तों लगभग डबल इंटरेस्ट आपको स्टार्ट हो जाती है। तो ये दोस्तों मैजिकल इफेक्ट ऑफ कंपाउंडिंग, जो कि 12 और 13 ईयर से स्टार्ट होती है। उसके बाद दोस्तों मान लीजिए 58 ईयर्स में आप रिटायरमेंट हो जाते हैं दोस्तों, तो इस बीच बहुत सारी आपकी जरूरतें भी आएंगी। आप मान लीजिए 15 ईयर्स के लिए इनिशियली आपने इन्वेस्ट किया, 20 to 35 ईयर्स तक, तो आपका फंड बैलेंस हो गया 81 लाख रुपीज। आप उस टाइम कोई विड्रॉ मत कीजिए, क्योंकि विड्रॉ करने से आपका टोटल अमाउंट कम हो जाएगा, उसके ऊपर कंपाउंड इंटरेस्ट मिलने वाला भी कम हो जाएगा। फिर मान लीजिए 40 से जब आपकी एज हो जाती है तो आप 70 लाख विड्रॉ कर लीजिए। मान लीजिए आपको घर बनाना है, तो 40 ईयर्स के एज होते थे 1.35 करोड़ हो जाती है, आपने उसमें से 70 लाख विड्रॉ कर लिया, तो आपको कितने पैसे बची, अराउंड 75 लाख रुपीज आपको लगभग बचता है, क्योंकि इसमें अपना डिपॉजिट भी तो कर रहे हैं ना। फिर 75 लाख रुपीज आपको बचेगी दोस्तों, आप वो 25,000 रुपीज पर मंथ आप कंटिन्यू करते रहिए, तो 2.10 करोड़ रुपीज हो जाती है दोस्तों एट द एज ऑफ 50। तो एट द एज ऑफ 50 जब 2.1 करोड़ होती है तो आपके बच्चे भी बड़े हो जाएंगे, उनके एजुकेशन भी होगी, शादी भी होगी, तो आप फिर 50 लाख विड्रॉ कर लीजिए। 50 लाख विड्रॉ कर लिए, और ये नॉन रिटर्नेबल विड्रॉल कीजिएगा दोस्तों, NRW। ठीक है, 90% आप 15 ईयर्स के बाद आप ऐसे भी एलिजिबल है विड्रॉल के लिए। तो ये दोस्तों जस्ट ये पार्शियल विड्रॉल प्लान अगर इसके तहत आप जाएंगे स्टेबल के थ्रू, तो आपको एट द एज ऑफ 38 ईयर्स का सर्विस के बाद फिर भी आपके पास 4.20 करोड़ रुपीज आपके पास बचेंगे। तो इस स्ट्रैटेजी को भी आप फॉलो कर सकते हैं और देख सकते हैं कि हाँ आपके ऊपर कोई फाइनेंशियल बर्डन नहीं आएगा। हो जाता है जूनियर एजेस में जो लोग जाते हैं दोस्तों, अगेन मैं ये उनके लिए नहीं बोलूंगा जो लोग अग्निवीर में है, अग्निवीर के लिए अलग से एक मैं वीडियो बनाऊंगा, बट ये उन लोगों के लिए जो लोग पहले से अग्निवीर के पहले जो
ज्वाइन किए हैं उनके लिए खासकर ये वीडियो है। तो उसमें आप देखिए उसमें कैसे आपका अमाउंट ग्रो होता है। मेरे सीनियर्स ने शायद मुझे ऐसा गाइड नहीं किया था, गाइड किया होता तो शायद मैं और भी ज़्यादा इसमें इन्वेस्ट करता। बट मैं ये जो आपको ज्ञान दे रहा हूँ दोस्तों, ये आपके तक सीमित नहीं रहना चाहिए। इसके जो इम्पोर्टेंस पहलू है, जैसे इंटरेस्ट आपके इन्वेस्टमेंट से ओवरकम करता है। जैसे जैसे आपको बेसिक पे बढ़ते जाएगी तो आपके पास पैसे ज़्यादा रहेंगे, उसके कुछ फंड्स आप जमा कर दीजिए। टैक्स कोई मेच्योरिटी पे है नहीं इसमें। एक टारगेट लमसम अमाउंट आप कैलकुलेट कर लीजिए, जैसे मैंने कैलकुलेट किया। बस एक लमसम टारगेट आप माइंड में रखिए, उसी हिसाब से इन्वेस्टमेंट कीजिए। और पार्ट फाइनल विड्रॉल आप 15 ईयर्स के बाद कीजिए, उससे पहले कुछ कुछ पैसा मत निकालिएगा दोस्तों, नहीं तो फिर कंपाउंड इंटरेस्ट का आपको फायदा नहीं मिल पाएगा। और एक इम्पोर्टेंट चीज है दोस्तों कि 5th ऑफ एवरी मंथ आपका ये पैसा इसमें कट जाना चाहिए। जब आप डेट डिसाइड करते हैं ना कब कटना चाहिए, तो बाय 5th ऑफ एवरी मंथ हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि 5th से लेकर 30th तक जो लोएस्ट बैलेंस अवेलेबल होता है उसके ऊपर ही इंटरेस्ट मिलती है। तो ऑलवेज ट्राई की इंश्योर कि आपका पे ऑफिस आपका प्रोसेस कर दे 15th ऑफ ईच मंथ, क्योंकि ताकि आपको इंटरेस्ट मैक्सिमम मिल सके। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट। अब दोस्तों कंक्लूजन की तरफ आते हैं। सीनियर्स का रोल बहुत ज्यादा है दोस्तों इसमें। मैं ये खुद अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। मैं भी मास्टर रैंक से रिटायर किया था नेवी से 2022 में, और मेरे सीनियर्स ने शायद मुझे ऐसे गाइड नहीं किया होता। किया होता तो मैं शायद और इन्वेस्ट करता इसमें। अभी भी जो सीनियर्स हैं, जो कि पेडी ऑफिसर्स हैं, चीफ्स हैं, मास चीफ्स हैं, या लीडिंग्स हैं, उनके नीचे भी कुछ लोग होंगे, या फिर ऑफिसर्स हैं, लेफ्टिनेंट कमांडर या ओआईसी है, उन सभी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। फौज हमें एक कॉमरेडरी सिखाती है, भाईचारा सिखाती है, और सीनियर्स का ये एक अहम रोल होता है वो अपने जूनियर्स का वेलफेयर का ध्यान रखें। अगर वो मिसगाइड होता है तो दोस्तों ये आपकी जिम्मेदारी है कि उनको सही रास्ते पे ले जाना। उनको अगर आप देख रहे हैं कि कोई मेरा एक रंगरूट है, मेरा एक जूनियर है जो कि पैसे काफी वेस्ट कर रहा है, तो उसकी प्लीज आप एक क्लास लीजिए, उसको समझाइए। इस वीडियो के माध्यम से भी समझाइए, नहीं तो आप खुद भी समझाइए, बट उनको गाइड कीजिए, उनसे बात कीजिए। एज अ डिविजनल ऑफिसर आई एम श्योर कि आप लोग अपने जूनियर से इंटरेक्ट करते होंगे, उनको इंटरव्यू लेते होंगे, उनके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जानिए। किसी की बहनें हैं, शादी करनी है, माँ बाप गरीब हैं, ये सब चीजें आपको स्टडी करना है और उनको सही रास्ता दिखाना आपका जिम्मेदारी है। फौज में जो जूनियर्स होते हैं वो सिर्फ हम उन पे कमांड करने के लिए नहीं बनते सीनियर्स, उनका वेलफेयर देखने के लिए भी हम लोग सीनियर्स हैं। तो ये हमारा दायित्व है, मेरा और आपका दायित्व है कि हम उनको सही दिशा दें और सही चीज में उनको गाइड करें। और उनका फंड में पैसा 100% आप इंक्रीज करवाइए। इनिशियली हो सकता है कुछ दिनों के लिए उनको लगे कि मेरे हाथ में इन हैंड बैलेंस कम आ रहा है, बट मैं ये गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि 15 साल बाद वो आपको दुआ देंगे, आपको सलाम देंगे, और आपको थैंक यू बोलेंगे कि सर आपने सही समय में मुझे गाइड किया, नहीं तो मेरे पैसे जितने मेरे पास आते मैं सब तो वेस्ट ही कर देता। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सर्विस इंश्योर करती है कि जो हथियार के पीछे जो जवान है वो हमेशा फिट रहे, उसकी कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन सर्विस के बाद का ख्याल हम ही को रखना है, हमें ही गाइड करना है कि सर्विस के बाद भी हमारे जवानों को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो दोस्तों मैंने बनाया। काफी लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि सर आप एक सर्विसमैन के लिए ज्यादा वीडियोस बनाते हैं, कुछ सर्विंग के लिए भी बनाइए। तो फिर मैंने काफी स्टडी करने के बाद दोस्तों मुझे लगा कि ये वीडियो सबसे इंपॉर्टेंट है। जो लोग भी सर्विंग है उनके लिए ये मस्ट वॉच वीडियो है। अगर आपको ये दोस्तों वीडियो पसंद आता है तो प्लीज अपने जूनियर्स को गाइड कीजिए कि फंड में आप पैसा ज्यादा कटवाइए, आप उसका मैजिकल इफेक्ट जो मैंने टेबल्स बना कर दिया है उससे देखिए। और एक चीज दोस्तों मैं बोलूंगा दोस्तों कि मान लीजिए इनिशियल स्टेजेस में जिनकी शादी नहीं हुई है, उस टाइम आपके अगर इन हैंड पैसा ज्यादा आता है, उस टाइम आप फंड में ज्यादा पैसा कटवाइए। 2-3 साल के लिए आप एक कॉर्पस अमाउंट फंड में क्रिएट कर लीजिए। उसके बाद भले आपको कम करना है तो आप कम कर दीजिए, शादी उदी होती है, जरूरतें ज्यादा है तो कम कर दीजिए। बट अगेन मैं वही बोलता हूँ दोस्तों कि सीनियर्स का रोल बहुत ज्यादा है इसमें। आपको गाइड करना है, सभी को बताना है, और ये अपने जूनियर्स को बोलिए ये 10-15 मिनट का वीडियो है, आप प्लीज एक बार देखिए, समझिए, और उसके बाद अगर नहीं समझ में आता है तो फिर आप उनको पर्सनली उनको कंसल्ट कीजिए कि हाँ आपको ऐसे ऐसे फायदा होने वाला है। और 100% उनको मोटिवेट कीजिए। ये एपीपी फंड में पैसा 100% इन्वेस्ट करें, ये रिस्क फ्री है, इंटरेस्ट भी है, और ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years 8वें वंडर जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट का मैजिक उनको देखने मिल जाएगा। तो ये थी दोस्तों एक छोटी सी हमारी मदद। अगर आपको वीडियो दोस्तों पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये चैनल का दोस्तों मेन उद्देश्य वही है, जो भी फौज के रिलेटेड उनके फायदेमंद के लिए चीजें होंगी हम उन्हीं पे वीडियोस बनाएंगे। हमने एक वीडियो स्पर्श पे भी बनाया था, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट को स्पर्श के लिए इशू हो रही थी,
एक CSD से कार कैसे लेना, उसके ऊपर भी हमारी वीडियो अपकमिंग होने वाली है। सेकंड कैरियर के लिए कैसे तैयारी करनी है, उस पर भी मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किए हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको कोई टॉपिक चाहिए जिस पे आप चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम 100% उस पर एक वीडियो बनाएंगे। बट ये दोस्तों, ये वीडियो प्लीज अपने जूनियर्स, सीनियर्स सभी लोग आपस में शेयर कीजिए और लोगों को बताइए कंपाउंड इंटरेस्ट की मैजिक क्या होती है, और फंड में पैसा इन्वेस्ट कीजिए दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।